हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम मॉडर्न का वेजाइनल प्रोलैप्स टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पीडिया, गायनी, ऑप्स, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत ही अच्छे से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं एक एक करके, तो आप वहां से अपने जितने भी कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेजाइनल प्रोलैप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी, यानी क्या नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस एंड वेजाइना की। तो यूट्रस एंड वेजाइना लाइज इन मिडिल ऑफ पेल्विस एंटीरियरली, यानी यूट्रस के एंटीरियरली यदि देखा जाए तो वहां पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा होते हैं, और पोस्टीरियरली देखा जाए तो कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल होता है। देन यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो चीज होती है उसको हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। जो बीच में स्पेस होगी वो यहाँ पर लिखा नहीं है, पर आप सर्च करके भी उसकी पोजीशन देख सकते हैं। द पेरिनियल बॉडी इज इंटरपोज्ड बिटवीन लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड द एनल कैनाल, यानी पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल और एनल कैनाल के बीच का जितना भी लोअर स्पेस होता है जो हमको एक्सटर्नली दिखेगा, फील होगा, उसको हम पेरिनियल बॉडी बोलते हैं। In 80% of women, the uterus is anteverted and anteflexed. ये नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की, एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स। एंड 20% वुमेन में ये रेट्रोवर्टेड देखी जाती है। एंड पोजीशन ऑफ यूट्रस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूटेरस नॉर्मल यूट्रस के सामने की तरफ होगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है ब्लैडर, और इसके पीछे होता है ये रेक्टम वाला पार्ट, और इसके बीच का जो भी ये स्पेस है इसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। देन रेड ये होगी नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन, एंटीवर्टेड। ये होती है एबनॉर्मल यानी रेट्रोवर्टेड या रेट्रोफ्लेक्स्ड पोजीशन। चलिए अब सपोर्ट ऑफ यूट्रस समझते हैं। यूट्रस और वजाइना और यूट्राइन सपोर्ट कैसे होता है। तो इसमें मेजरली हम दो लिगामेंट की और एक फेशिया की बात करेंगे। पहला कार्डियल लिगामेंट, दूसरा यूटेरो सैक्रल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल फेशिया। कार्डियल लिगामेंट की बात करेंगे, ये मेजर सपोर्ट ऑफ यूट्रस एंड वॉल्ट ऑफ वजाइना को। यूट्रस और वॉल्ट ऑफ वजाइना को कौन सपोर्ट करता है? कार्डियल लिगामेंट। अटैच मीडियली टू द सुप्रा वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स, मिडली अटैच होता है सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स के और वॉल्ट ऑफ वजाइना, एंड लैटरली टू द लैटरल पेल्विक वॉल। दूसरा देखेंगे यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल? कीपिंग यूट्रस इन एंटीवर्टेड पोजीशन। तो एंटीवर्टेड पोजीशन मेंटेन करने के लिए क्या है? यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। अटैच्ड एंटीरियरली सुप्रा वेजाइनल पार्ट से ऑफ सर्विक्स के और वॉल्ट ऑफ वजाइना से, और पोस्टरली किससे? फेसिया इन फ्रंट ऑफ सैक्रल वर्टिब्री। तीसरा पीवो सर्वाइकल फेशिया, एक्सटेंशन ऑफ द कार्डियल लिगामेंट, ये कार्डियल लिगामेंट का एक्सटेंशन होता है। दिस फेशिया इज अटैच्ड टू द सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, रन्स फॉरवर्ड बिलो द बेस ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर के नीचे, स्प्लिट इनटू द टू अलाउ फॉर पैसेज ऑफ यूरेथ्रा एंड अटैच टू द बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन्स। तो यूरेथ्रा के पैसेज के लिए और बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन्स के लिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि आप देखिए इसमें यूटेरोसैक्रल लिगामेंट दिखाया हुआ है, कार्डियल लिगामेंट दिखाया गया, साइड ऑफ वॉल ऑफ पेल्विक फ्लोर और सैक्रम। दूसरा पेल्विक लिगामेंट अंडर स्ट्रेच कंडीशन, जैसे प्रोलैप्स होता है तो कैसी कंडीशन आती है। ये जो सैक्रम रीजन और स्ट्रेच्ड यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, जैसे अभी आपने देखा था तो यूटेरोसैक्रल नॉर्मल लिगामेंट था, अभी इसमें स्ट्रेच हो चुका है, और इसमें भी कार्डियल लिगामेंट स्ट्रेच पोजीशन में, और स्ट्रेचिंग गैपिंग पेल्विक फ्लोर। नेक्स्ट है वेजाइनल सपोर्ट। अभी हम यूट्राइन सपोर्ट देख चुके हैं। वेजाइनल सपोर्ट में भी कार्डिनल लिगामेंट जो होता है वो वॉल्ट ऑफ वेजाइना से और सुप्रा वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स से दोनों साइड से अटैच रहता है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन लेवेटर एनाई मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना। यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड पेरिएनल मसल्स होल्ड वेजाइना इन इट्स पोजीशन, यानी ये जो पेरिनियल मसल्स है, ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, ये वेजाइना को उसकी पोजीशन में होल्ड करने का काम करता है। देन आता है प्यूबो सर्वाइकल फेशिया प्रोवाइड सपोर्ट टू एंटीरियर वेजाइनल वॉल, पेरिनियल बॉडी एंड रेक्टो वेजाइनल फेशिया, तो ये प्रोवाइड सपोर्ट टू पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। देन पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल भी सपोर्ट करती है एक तरीके से एंटीरियर वेजाइनल वॉल को इरेक्ट पोजीशन में रखने की। होप कि आपको ये चीजें पता हो, वेजाइनल के जो पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, तो आपको ये पॉइंट्स बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे।
देखते हैं यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स क्या होता है। सबसे पहले यूट्राइन प्रोलैप्स इज द कंडीशन ऑफ यूटेरस कोलैप्सिंग, फॉलिंग डाउन और डाउनवर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस विथ रिलेशन टू वेजाइना। यानी यदि यूट्रस अपनी जगह से या तो कोलैप्स हो जाए या फिर नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाए, वेजाइना की जो हम कंपैरिजन इसका नॉर्मल पोजीशन देखें तो इसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज बल्जिंग ऑफ यूट्रस इनटू द वेजाइना। इसको हम बल्जिंग ऑफ यूट्रस इनटू द वेजाइना यानी यूट्रस का वेजाइना पर आ जाना इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। देन आता है वेजाइनल प्रोलैप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय पोर्शन ऑफ द वेजाइनल कैनाल प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। यानी वेजाइना का जो इंटरनल पार्ट है वो वेजाइनल कैनाल से होते हुए ओपनिंग ऑफ वेजाइना तक आ जाए, उसको हम वेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। देयर मे बी प्रोलैप्स ऑफ बोथ यूट्रस एंड वेजाइना और ओनली ऑफ वेजाइना। या तो यूट्रस और वेजाइना दोनों का एक साथ प्रोलैप्स हो सकता है या फिर वेजाइना अकेले का भी, ये डिपेंड करता है पोजीशन में। ये आपको दिखाई गई है डायग्राम के थ्रू। यूट्राइन प्रोलैप्स यानी पहली इमेज में यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में था और दूसरी इमेज में वो वेजाइना के थ्रू बाहर तक भी आ सकता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, डिफाइन किए गए हैं स्टेजेस। तो यदि वो अपनी जगह से खसक चुका है, डिस्प्लेस हो चुका, तो उसको हम प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। टर्मिनोलॉजी देखेंगे सबसे पहले तो एंटीरियर वॉल वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स, दूसरा पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स, तीसरा यूट्राइन प्रोलैप्स और फोर्थ है वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स आफ्टर हिस्टेक्टोमी। तो ये 4 तरह के प्रोलैप्स देखे जाते हैं। एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स सबसे पहले देखेंगे। इसमें सिस्टोसील डिसेंट ऑफ अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल ऑल अलोंग विद बेस ऑफ द ब्लैडर। यानी ब्लैडर से मतलब बेस ऑफ द ब्लैडर नीचे और वेजाइनल वॉल से 2/3 रीजन में डिसेंट कर जाएगा। ठीक है। यूट्रोसील बात करेंगे तो डिसेंट ऑफ 1/3 ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल अलोंग विद द यूटेरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल होगी वो 1/3 डिसेंट हो जाएगी विथ यूटेरल डिस्प्लेसमेंट, वो भी डिस्प्लेस कर जाएगा। सिस्टोयूट्रोसील ये प्रोलैप्स करेगा इंटायर एंटीरियर वेजाइनल वॉल, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सिस्टोसील में क्या पढ़े थे हम लोग, ब्लैडर से कर रहा है, और यूरेथ्रोसील में ये रीजन आप देख सकते हैं प्रोलैप्स का। सिस्टोसील, यूरेथ्रोसील, रेक्टोसील और एंट्रोसील। पहले देखिए सिस्टोसील में यहाँ दिखा रहा है पाउट ऑफ डगलास से, और फिर रेक्टोसील में पेरिनियल बॉडी के पास। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एंटीरियर वेजाइना के या यूट्रस के एंटीरियर साइड में यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी सिस्टम वाले पार्ट होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं सिस्टोसील यूरिथ्रोसील के अंदर। लेकिन पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में के पीछे साइड यहाँ पर रेक्टम, इंटेस्टाइन, पाउच ऑफ डगलस ये वाली चीजें प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर यदि एंटीरोसील होता है तो अपर 1/3 ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स होगा due to close proximity of pouch of Douglas to the posterior fornix of vagina. It also descend along with prolapse of upper part of vagina. यानी पाउच ऑफ डगलस और वेजाइना एक दूसरे की क्लोज अप्रोक्सिमिटी में होते हैं, इसलिए यदि पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स होता है तो वहां पर अपर पार्ट ऑफ वेजाइना का भी प्रोलैप्स यहाँ पर इसके साथ देखा गया। रेक्टोसील में प्रोलैप्स ऑफ लोअर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल अलोंग विथ लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम। ये आपको डायग्राम में दिखाया है एंटेरोसील और रेक्टोसील की पोजीशन। Classification and grading. The anterior and the posterior vaginal wall prolapse is usually described as, तो इसको हम लोग कुछ डिग्री में समझते हैं, जैसे माइनर डिग्री यानी लेस प्रोलैप्स हुआ है, मॉडरेट यानी ना माइनर ना मेजर, और मेजर में ज्यादा डिग्री पे प्रोलैप्स हुआ है। Various terminologies has been used to classify the uterovaginal prolapse. The latest was described in 1996, which is as follows. सबसे पहले स्टेज 0, नो डिसेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन ड्यूरिंग स्टेनिंग, स्टेनिंग के समय में कोई भी पेल्विक ऑर्गन का डिसेंट नहीं होना। दूसरा यानी स्टेज 1, लीडिंग सरफेस ऑफ द प्रोलैप्स डिसेंड अप टू 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन रिंग। इसमें क्या होता है, हाइमन रिंग से 1 सेंटीमीटर अबव तक प्रोलैप्स होता है। स्टेज 2, इसमें हाइमन रिंग से 1 सेंटीमीटर नीचे तक प्रोलैप्स होता है। स्टेज 3, डिसेंड अप टू बियॉन्ड द स्टेज 2 विदाउट कंप्लीट वेजाइनल इवर्जन। मतलब
इसमें क्या होता है, स्टेज 2 में जो 1 सेंटीमीटर डाउन, एक 1 सेंटीमीटर बिलो हाइमेन रिंग से, इसमें और भी ज्यादा होगा, लेकिन वेजाइनल एवर्जन नहीं होता। लास्ट में द वेजाइना इज कंप्लीटली इन्वर्टेड, वेजाइना कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाती है, और फंडस ऑफ यूट्रस लाइज बिलो द इंट्रोइटस ऑफ वेजाइना, मतलब ओपनिंग ऑफ वेजाइना के पास ओपन करता है। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स इज प्राइमरली ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द सपोर्ट। जितने भी हमने पहले सपोर्ट पढ़े हैं लिगामेंट के, उस वजह से यूवी प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग कॉजेस। क्यों हो सकता है? तो कंजेनिटल वीकनेस हो, एक्वायर्ड डिफेक्ट, मेनोपॉज एट्रोपी, या फिर एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। एटियोलॉजी, कंजेनिटल वीकनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है यूवी प्रोलैप्स का इन नलीपेरस वुमेन, यानी जिन्होंने अभी तक कोई भी कंसीव नहीं किया, उनमें कंजेनिटल वीकनेस की वजह से ही यूवी प्रोलैप्स के चांसेस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इनहेरेंट वीकनेस ऑफ सपोर्ट इन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, यानी ऑलरेडी ये प्रॉब्लम पहले देखी गई है हिस्ट्री। रेशियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स मोस्ट कॉमन वाइट रेसिस, यानी जो एकदम फेयर वुमेन, फेयर कॉम्प्लेक्शन की वुमेन है जो हम देखते हैं फॉरेनर्स, उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और पेशेंट्स विद स्पाइना बाइफिडा आर प्रोन टू हैव प्रोलैप्स। एक्वायर्ड डिफेक्ट, मल्टीपेरस 99%, ईटियोलॉजी देख रहे हैं। एक्वायर्ड डिफेक्ट में मल्टीपेरस 99%, ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द लिगामेंट और इंजरी टू द नर्व्स एंड सपोर्ट, यानी ओवर स्ट्रेचिंग के कारण लिगामेंट का और नर्वस में इंजरी के कारण। वेजाइनल बर्थ नॉट ओनली weakens the uterine support, but it also predisposes to high risk of the urinary and fecal incontinence. अगर प्रोलॉन्ग लेबर का जो टाइम अगर ज्यादा हो जाता है, फोर्सिव डिलीवरी होती है, या फिर प्रेशर ऑन फंडस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑन ऑफ द प्लेसेंटा, दैट इज क्रीड मेथड, और प्यूडेंटल नर्व इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या वेंटोज वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, इन सब के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉजेस। मेनोपॉजल एट्रोपी में क्या क्या हो सकता है? एट्रोपी ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट एंड इट्स सपोर्ट ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज, यानी जेनिटल ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार की एट्रोपी या डिस्ट्रक्शन देखा जाता है आफ्टर मेनोपॉज, तो मेनोपॉजल एट्रोपी की कंडीशन होगी। द प्रोलैप्स इज सीन यूजुअली विद इन 1 to 2 ईयर ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज होने के बाद 1 से 2 साल के अंदर ही ये प्रोलैप्स की कंडीशन बन जाती है। नलीपेरस यूवी प्रोलैप्स आल्सो गेट वर्जन आफ्टर द मेनोपॉज, यानी यदि कोई नलीपेरस वुमेन है उसमें भी मेनोपॉज होने के बाद जो प्रोलैप्स की कंडीशन है वो ज्यादा वर्स हो जाती है। एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के अंदर इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, क्रोनिक कफ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एसाइटिस एक्सेट्रा, स्मॉल फाइब्रॉइड्स और पेल्विक ट्यूमर्स। पैथोलॉजी की बात करें, in the case of UV prolapse, in addition to the descent of the uterus and prolapse of the vaginal wall, following changes may take place. तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? सबसे पहले elongation and hypertrophy of the cervix, cervix की elongation hypertrophy, keratinization of the vaginal epithelium, decubitus ulcerations, incarceration of the prolapse part, complication of the urinary tract, जिसमें residual urine इंक्रीज बढ़ जाएगा ड्यू टू ब्लैडर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ब्लैडर के डिस्प्लेसमेंट के कारण यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू स्टैग्नेंट ऑफ यूरिन, कुछ यूरिन के रहने से वो स्टैग्नेंट के कारण इन्फेक्शन हो सकती है। ब्लैडर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू स्टेनिंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन। देन देखते हैं सिम्टम्स। कॉमन कंप्लेंट्स आर समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना, यानी जब आपके पास पेशेंट आएगी प्रोलैप्स की तो वो सबसे पहले यही बोलती है कि वेजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बाहर आ रहा है। यही पहला सिम्टम होता है कि हमको वहां पर यूट्राइन या वेजाइनल प्रोलैप्स की कंडीशन को चेक करना है। देन लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट करती है वो। बैक एक जब बोलेगी कि जब मैं लेटती हूँ बेड में तो वहां पर मुझे आराम मिलता है, यानी जब मैं रेस्ट कंडीशन में होती हूँ तो आराम होता है। देन कुछ ना कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ल्यूकोरिया लाइक, और यूरिनरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगा, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन, पेन भी हो सकता है उसको, स्ट्रेस इनकंटिनेंस, मतलब जो वहां पर स्फिंक्टर्स होते हैं वो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। देन डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग ऑफ वोवेल, यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉइटल डिफिकल्टीज, यानी उसको डिस्पेरियूनिया या पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। Sign usually visible during inspection of vulva
जब हम वुल्वा का इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें ये साइंस देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट हैविंग स्ट्रेस इनकंटिनेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड विद फुल ब्लैडर। जैसे ही ब्लैडर फुल होता है तो स्ट्रेस उनको न रोक पाने के कारण वो तुरंत ही मिस्चुरेशन करते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, विल ऑल्सो बी डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टोसिल और इंट्रोसिल। तो दो अलग अलग हमें रेक्टल एग्जामिनेशन मिलेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो जो भी हमने साइन और सिम्टम देखा वो इन डिजीजेज में भी पाया जा सकता है, जैसे सिस्टिक स्वेलिंग इन द वजाइना, पॉलीप्लॉइडल ग्रोथ, क्रोनिक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, हाइपरट्रॉपी ऑफ द सर्विक्स, ऑल अदर कॉज ऑफ लो बैकिक एंड यूरिनरी सिम्टम्स। तो इनके साइन और सिम्टम मैच करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ द यूवी प्रोलैप्स इज डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। सबसे पहले प्रिवेंशन, फिर दूसरा फिजियोथेरेपी, तीसरा पीसीरी और चौथा सर्जिकल। प्रिवेंशन, रिपीटेड चाइल्डबर्थ विद शॉर्ट इंटरवल कॉजेस यूवी प्रोलैप्स, यानी यदि बच्चों के बीच में गैप नहीं होगा, बार बार चाइल्ड बर्थ होता है, उस वजह से भी यूट्रस या वेजाइना का प्रोलैप्स हो सकता है। वुमेन शुड एडवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसीज इन क्विक सक्सेशन, लेबर फर्स्ट स्टेज में बियरिंग डाउन अवॉइड करना है जब तक कि उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खुद से नहीं आ रहे, और ब्रीच और फोर्सेप डिलीवरी बिफोर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स शुडंट बी अटेम्प्टेड, यानी यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है और यदि बेबी सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है तो हमें कोई किसी भी प्रकार से खुद से प्रयास नहीं करना है, जैसे फोर्सेप डिलीवरी वगैरह नहीं करवानी है। सेकेंड स्टेज में अवॉइड प्रोलोंगेशन ऑफ दिस स्टेज, यानी जितना इसका टाइम बताया गया है उतनी ड्यूरेशन में ही सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो प्रीमी ग्रेविडा में 2 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स का बताया गया है। इससे ज्यादा यदि ये पीरियड प्रोलॉन्ग होता है तो यूबी प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। हमें यहाँ पर यदि क्राउनिंग हो गई है और बेबी का हेड जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो हमें यहाँ पर एपिजियोटॉमी परफॉर्म करनी है, और थर्ड स्टेज में हमें क्रेट्स मेथड अवॉइड करनी है। एपिजियोटॉमी और टीयर शुड बी केयरफुली सूचर्ड, यानी एपिजियोटॉमी के बाद उसको अच्छी तरीके से पैक करना। प्यूरपेरियम के पीरियड में क्रोनिक क्रफ और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, और अवॉइड करना है स्ट्रेनस एक्सरसाइज और स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। फिजियोथेरेपी, अर्ली केसेस ऑफ यूटेरोवेजाइनल प्रोलैप्स आर हेल्प्ड बाय पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। जो हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं उससे काफी मदद मिलेगी, पार्शियली particularly during परप्यूरम एंड while waiting to undergo सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जाने के पहले हमें ये सारी चीजें करानी है। कीगल एक्सरसाइज होता है आर यूज्ड टू टोन अप पेल्विक मस्कुलेचर एंड दीज एक्सरसाइज आर डन 3 times a day for 20 मिनट। तो कीगल एक्सरसाइजेज आप यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल पे देख सकते हैं। Pessary treatment, a mechanical device for correcting and controlling UV prolapse. A pessary does not cure UV prolapse. It only holds the genital tract in position. Advice for patient who cannot undergo surgery. यानी ये एक, समझ लीजिए आप, एक मेटल का मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है सिलिकॉन का, जैसे बेबी के जो मिल्क फीडिंग बॉटल होती है उस तरीके के, जिसका जो कैप होता है उस तरीके की शेप का होता है। तो इसको हम वेजाइना से इंसर्ट कराकर वहां पर प्रोलैप्स की कंडीशन को रोक सकते हैं, यानी वो बाहर ना आए, इस तरीके से हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये यूवी प्रोलैप्स को क्योर तो नहीं करता, पर वहां से उस आगे कंडीशन में स्टेज में उसको आगे बढ़ने भी नहीं देता। टाइप्स क्या हो सकते हैं? तो रिंग पेसरी और हॉर्ज पेसरी। इंडिकेशन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग परप्यूरियम, अनफिट फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट, और पेशेंट्स चॉइस में हम इस चीज को यूज करते हैं। पेसरी ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट क्या होगा? तो चॉइस ऑफ पेसरी, यानी रिंग पेस्ट्रीज कॉमनली यूज्ड होती है, हमें इसको करना है। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेजाइना, यानी मल्टी पैरस है, सिजेरियन सेक्शन वाली है, नली पैरस, इस हिसाब से साइज जो है उसके आते हैं। फिर स्टरलाइजेशन, स्टराइल करके ही यूज करना है। इंसर्शन, बिफोर इंसर्शन द पेस्ट्री इज कीप्ड इन हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स सो द पेस्ट्री बिकम सॉफ्ट एंड इजी टू इंसर्ट। सिलिकॉन है तो यदि उसको हॉट वाटर में रखेंगे तो इजीली वो सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली इंसर्ट हो जाएगी। फॉलो अप, पेस्ट्री शुड बी रिमूव्ड, क्लीन्ड एंड रीइंसर्टेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 6 to 12 months, यानी हमें इसको लगाकर छोड़ नहीं देना है क्योंकि इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो 6 to 12 months में इसे रिमूव करना है, क्लीन करना है, और फिर हम इसको यदि कंडीशन सही नहीं है तो रीइंसर्ट भी कर सकते हैं। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोनट पेसिरी, गैलहॉर्न पेसिरी किस तरीके से इसको वजाइना से इंसर्ट कराकर और यूट्रस की पोजीशन को हेल्प किया गया है। सर्जिकल ट्रीटमेंट, ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब इन सारी केसेस में जो मोस्टली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट माना गया वो सर्जरी ही माना गया है। अनलेस देयर इज एन एनी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, ऑल केसेस ऑफ यूट्रस वजाइनल प्रोलैप्स शुड बी ट्रीटेड सर्जिकली। प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन रखना। जनरल हेल्थ, गुड फिजिशियन एंड मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल फॉर पोस्ट ओपी recovery. Second, medical and सर्जिकल डिजीजेस, क्रोनिक कफ एंड एनी अदर इलनेस शुड बी ट्रीटेड बिफोरहैंड, मतलब सर्जरी के पहले हमें क्रोनिक कफ हो गया हो या अदर इलनेस हो तो। RFTS, अल्ट्रासाउंड, MRI, पेल्विक फ्लोरोस्कोपी टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोलैप्स एंड द यूरिनरी सिम्टम, हमें ये सारे अल्ट्रासाउंड हो गया, MRIs हो गया, ये सारे करा के रखना है जिससे हमें पता चलता रहे कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रोलैप्स और यूरिनरी सिम्टम सही है कि नहीं। लोकल इन्फेक्शन लाइक वेजाइनाइटिस, सर्विसाइटिस शुड बी ट्रीटेड, पहले ट्रीटमेंट कराना है वेजाइनाइटिस और सर्विसाइटिस की सर्जिकल के पहले। हार्मोनल ट्रीटमेंट स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल प्रोलैप्स, अगर पोस्ट मेनोपॉजल प्रोलैप्स हो चुका तो हमें सर्जरी के पहले हार्मोनल थेरेपी देना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले एंटीरियर कॉल्पोरेफी फॉर एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स, पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी फॉर रिपेयर ऑफ द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड परप्यूरम, मैनचेस्टर रिपेयर, फोर्थ गिल ऑपरेशन फॉर रिपेयर ऑफ uretrovaginal prolapse carried out in women of childbearing age and haven't completed their families insist on preservation of the uterus. सर्जिकल ट्रीटमेंट में आगे vaginal hysterectomy, most common operation and its indication are postmenopausal prolapse, uterine pathology like small fibroid and adenomyosis, menstrual disorders such as dysfunction uterine bleeding और prolapse during childbearing age after completing of family। मतलब vaginal hysterectomy कब करनी है ये चार बता दिए गए। पोस्ट मेनोपॉजल प्रोलैप्स में यूटेन पैथोलॉजी जिसमें स्मॉल फाइब्रोइड एडेनोमाइसिस हो गया हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सच एज डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग में, और लास्ट है प्रोलैप्स ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग एज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली। बर्च ऑपरेशन होता है रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ सिस्टोसील के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में श्लिंग ऑपरेशंस बताए गए हैं फॉर सर्विकल डिसेंट ऑफ यंग एंड नली पेरस पेशेंट, यानी कोई यंग या नली पेरस पेशेंट है जिसको अपने यूट्रस को सही कंडीशन में रखना है तो हम वहां पर स्लिंग ऑपरेशंस का यूज करते हैं। किन किन टाइप के हो सकते हैं तो शिरोडकर स्लिंग ऑपरेशन, पुरेंडियर सर्वाइकोपेक्सी और स्लिंग ऑपरेशन फॉर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स। देन आता है लेप्रोस्कोपिक रिपेयर, इसमें सैक्रोकॉल्पोपेक्सी, अ सिंपल प्रोसीजर टू क्योर एंटेरोसील एंड वॉल प्रोलैप्स। ली फॉर्ड्स ऑपरेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूवी प्रोलैप्स इन वेरी ओल्ड पेशेंट, यानी मेनोपॉज के बाद या बहुत ज्यादा ओल्ड पेशेंट है तो हम उसमें ले फॉर्ड्स ऑपरेशन करते हैं, परफेक्टली डिवाइस टू रिड्यूस ऑपरेटिंग टाइम। आउटकम ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्या क्या आउटकम्स है तो अप्रोक्सीमेटली 90% जो पेशेंट्स है उसमें क्योर देखा गया है। ओनली 10% में रिक्वायर सेकेंड ऑपरेशन एंड अदर ट्रीटमेंट। 10% केसेस में दूसरा ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ती है या हमको साथ साथ कोई और ट्रीटमेंट भी चलाना पड़ता है। 2 से 3% केस में जो है स्ट्रेस इनकंटिनेंस देखा जाता है आफ्टर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, और 25% पेशेंट में डिस्पेरियूनिया यानी ड्यूरिंग सेक्स और एक्सेसिव पेन और कॉल्पोरेफीज की कंडीशन जो है देखने को मिलती है, या फिर इंट्रोइटस यानी जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना है या वेजाइना है वो नैरो हो जाता है आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी आफ्टर ऑपरेशन, प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा तो हायर इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी फॉलोइंग मेंस्ट्रुअल रिपेयर, यानी मेंस्ट्रुअल रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर इनफर्टिलिटी के ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। और अदर कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे तो एबॉर्शन ड्यू टू सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, प्रेसिपिटेट लेबर और सर्वाइकल डिस्टोशिया, प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज, टियर ऑफ वेजाइना एंड पेरिनियम ड्यू टू फेलियर ऑफ डायलेशन, recurrence of prolapse due to overstretch of uterine and vaginal support। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम प्रेगनेंसी का, पेशेंट कैन गेट प्रेग्नेंट फॉलोइंग अ मेंस्ट्रुअल रिपेयर, द पेशेंट में डिलीवर नॉर्मली बट इन व्यू ऑफ रिस्क द मोड ऑफ डिलीवरी इज डिसाइडेड, टू अवॉइड रिकरेंस ऑफ प्रोलैप्स सी सेक्शन मस्ट बी परफॉर्म। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और भी इसी तरीके के वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।